नमस्कार, आज हमारे साथ हैं शीतल व्यास जो एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। तो मैम, आप हमें अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? थैंक यू। मैं शाहजहाँपुर को बिलोंग करती हूँ, शायद आपने सुना होगा। और मेरा बचपन से एक सपना था, जब भी मैं कभी किसी को दो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखी। एक वीक बनना, मतलब हमेशा एक चीज़ के लोगों से मदद मांगना या ऐसा कि नहीं, मतलब सिंपैथी गेन करने की कभी आदत नहीं रही मेरी शुरू से। मैं बहुत बहुत बोल्ड और टॉमबॉय रही हूँ। मैं अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करती हूँ। और कभी भी किसी को मैंने देखा कि किसी को कोई बेमतलब मजबूर कर रहा है या किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कसोटता था, पर समझ में नहीं आता था कि बचपन से कि कैसे इस चीज़ को क्या करें। लेकिन एक दिल में रहता था कि कभी बड़ी होके ऐसा कुछ बनूंगी मैं कि मैं इन चीज़ों को कर पाऊँ, इन लोगों के लिए काम कर पाऊँ। स्पेशली कभी मैंने अपने फादर को या मेरी मदर को कभी किसी से देखा कि उन्होंने उनको कभी हर्ट किया है, वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसे कैसे कोई मेरे पेरेंट्स को हर्ट कर सकता है। तो मैं कभी लाइफ में कुछ ऐसा बनूंगी कि मैं लोगों को इतना इंडिपेंडेंट बनाऊंगी कि उनकी कभी उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। तो मैं अपनी लाइफ जी रही थी। मुझे बड़ा सपना था कि मेरे को ऐसा लगता था कि पुलिस ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों को हर एक चीज़ की फ्रीडम मिलती है कि वो मार सकते हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा गुस्सा होता था कि ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया। मैंने कभी लाइफ में किसी का कंधा नहीं मांगा, मैं रोती नहीं थी। मेरे को अगर कभी किसी ने कुछ किया तो मैं खुद डिफेंड करती थी अपने आप को। तो मुझे लगता था नहीं, हमें हमेशा स्वावलंबी रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था ये सिर्फ पुलिस वाली फील्ड में ही होता है। पर चूंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से थी और थोड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी हमारी, और हमें जो मालूम नहीं था पुलिस में कैसे जाते हैं, बट ठीक है। फिर शाहजहाँपुर में स्कूलिंग तक मैंने कॉन्वेंट स्कूल में अपना स्कूलिंग किया। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने का स्कोप नहीं था। मेरे ब्रदर इंदौर आ रहे थे आगे की एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा मैं शीतल को भी लेके जाऊँगा, तो वो मेरे को भी लेके इंदौर आए। ऐसा कुछ कहीं ये पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ, उस समय बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा चलन था कि हाँ, ये एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स आया है जिसको करना चाहिए। तो मैंने बीबीए किया, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी ये फील्ड नहीं है, ये एजुकेशन मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जहाँ मेरी आइडेंटिटी बन पाए, जहाँ मैं काम कर पाऊँ। और स्पेशली मुझे समाज के लिए काम करने का बहुत मन था शुरू से। तो मैं ढूंढ रही थी कि क्या करूँ, बाय प्रोफेशन कोई ऐसी चीज़ होती है, या मैं क्या ऐसा करूँ जहाँ पे मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मुझे पता चला कि MSW मास्टर इन सोशल वर्क, बाय प्रोफेशन भी सोशल वर्क की कोई डिग्री होती है। और फिर मैंने MSW किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क इंदौर से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की, और वास्तव में ये कोर्स बहुत अच्छा है। मेरे को काफ़ी अपने प्रोफेशन के लिए इसके लिए मार्गदर्शन मिला, और मैं अपना करियर उसी में करना चाहती थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने करियर को लेके। और MSW मैंने किया 2001 में, और 2001 में ही थ्रू कैंपस मेरा सिलेक्शन आयशर कंपनी में हुआ, विच इज़ नोन बाय एज ए VE कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड पीथमपुर। जी जी। और मुझे वहाँ पे कुल 23 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं वहाँ पे एज ए वेलफेयर ऑफिसर अपना रोल प्ले करती हूँ, और मैंने कोशिश की है हमेशा अपना बेहतर देने की, और महिलाओं के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना, या उस क्षेत्र में काम करना जहाँ लगता है कि लोगों का डेवलपमेंट, अच्छा विकास हो सके और कुछ हम अपना योगदान दे सकें। और हमेशा सही बात है कि एक इंटेंशन रहा है कि जब हमारा कोई काम हो तो इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंपनी और ऑफ कोर्स देश, एक रहता है, फीलिंग रहती है कि ये होता रहे। और आज भी काम कर रही हूँ, और आगे भी मेरा मन है कि मैं कभी रिटायर नहीं हूँ। भगवान चाहे हम स्वस्थ रहें और उतना काम मैं हमेशा काम करती रहूँ। ये है मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो मैम, आप शाहजहाँपुर से कब आए और आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की? मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे को इंदौर आना पड़ा, क्योंकि शाहजहाँपुर में इतना स्कोप नहीं था आगे पढ़ने का, और मेरे ब्रदर आ ही रहे थे यहाँ पे। तो मैं अपनी आगे की एजुकेशन के लिए इंदौर आई 97 में, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही रही थी मैं, और फिर मेरी जॉब लग गई VCV में, आयशर में। और चूंकि मेरा सपना ही था कि मुझे सोशल फील्ड में काम करना है, और मेरा प्रोफेशन बाय लक जो मेरी जॉब लगी, जो मेरा प्रोफेशन आया, वो मेरी हॉबी से या मेरे ड्रीम से मैच कर रहा था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ नहीं ठीक है, एज ए वेलफेयर ऑफिसर मैं वहाँ काम करूँगी। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे VCV जैसी कंपनी के साथ काम करना मिला, मेरी खुशनसीबी है। क्योंकि मैं एज ए एम्प्लॉय नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग कहूँगी कि मेरी कंपनी बहुत बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे वो सारे प्लेटफॉर्म दिए। एक मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जिसने मेरे ड्रीम पूरे किए कि जब मैं अपनी बचपन बहुत अच्छा जी पाई, और फिर मेरी कंपनी में मेरे को वो सब करने को मिला जो मैं लोगों के लिए कर सकती थी। मेरा जॉब है एज ए वेलफेयर ऑफिसर, जहाँ पे मुझे स्पेशली मतलब ब्लू कॉलर को टेक केयर करना, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपना कंपनी में काम करते हैं, एक हैजार्डस कंपनी है, वो इतना रिस्क काम करते हैं। और हमारी कंपनी के एथिक्स भी हैं कि भाई अगर हमारे एम्प्लॉय हैं तो उनकी वेलबींग के लिए, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हम काम करें। और उसी डायरेक्शन में मैंने काम भी किया। चैलेंजेस आए क्योंकि अनुभव, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज एक पार्ट है पर अनुभव होना, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं बोलूँ, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी फील्ड में काम करने के लिए 2-3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपके वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बिल्कुल, ये हाँ और ये ना। सेकंड, हमारे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा एक दूरगामी दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है आपको। और तीसरा ये कि जजमेंटल नहीं, कभी निर्णायक नहीं बनना। निर्णायक इसलिए नहीं बनना क्योंकि आप कभी दूसरे की ज़िंदगी नहीं जीते हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तो मेरा जो अनुभव है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी फैमिली है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा, मैं उसी से कर रही हूँ। इसीलिए हमको थोड़ा सा अपने आप को भी ऐसा रखना चाहिए कि नहीं, एक्सेप्टेंस बनाए रखना चाहिए। आपसे गलतियाँ भी होंगी, उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और लाइफ में मैं बोलती हूँ वो इंसान सबसे खुशकिस्मत होता है जिसको क्रिटिक्स सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसको सुधरने का मौका बहुत मिलता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें भी ना, जब जहाँ आपको मौका लगे। मैं तो ट्विंकल आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगी कि आज के इंटरव्यू में भी अगर आपको कहीं लगता है कि, या जब मैं यहाँ स्टूडियो में भी आई, मैं जिनसे भी मिली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कभी भी एक सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैं यहाँ से भी सुधर के और कुछ सीख के जाना चाहूँगी। तो ये रहा। और चैलेंजेस आते हैं, रोज़ सीखते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस से जो मैंने सीखा नहीं, आदमी को ना बोलना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना, और एक करने की ना इच्छा होनी चाहिए कि अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं करूँगी तो मैं करूँगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। कोरोना में जब हमने काम किया, आप ट्रस्ट करिए, रात को अगर 12 बजे भी किसी ने फ़ोन करा है और हेल्प मांगी है तो उससे झूठ नहीं बोला। उसने बोला मैडम प्लीज़ मेरे लिए आप पता कर लो कि उस हॉस्पिटल में बेड है क्या, या मैडम मेरे लिए आप ये कर सकते हो क्या। तो मैडम आप ट्रस्ट करिए, कभी ये नहीं कहा कि अरे यार वो फ़ोन नहीं उठा रहा या फ़ोन नहीं लगा, नहीं, मैंने बाकायदा फ़ोन लगाया, मैंने बात की। और मैं बोलूँ आपको कि मैं तो कोरोना जैसे में समय में भी लोगों ने कुछ कुछ बोला लोगों को, लेकिन मुझे तो इतना सपोर्ट हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम का डिपार्टमेंट हो, इतनी हेल्प मिली। और मैंने कभी लोगों की हेल्प करने के लिए टाइम ही नहीं देखा। मुझे कभी किसी ने सुबह 5 बजे फ़ोन लगाया, मैंने 5 बजे लोगों के लिए फ़ोन लगाए, मुझे सपोर्ट मिला। मेरे को रात को 10 बजे भी काम पड़ा है मैडम, मैंने 10 बजे भी लगाया। तो इससे मेरी एक लर्निंग है लाइफ की। मुझे नहीं पता मेरे जैसे कितने लोग हैं, लेकिन समाज में मेरे ख्याल से अच्छे लोग ज़्यादा हैं। कुछ चैलेंजिंग है, शायद मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी, मैं उनको बोलूँगी उन्हें काम बहुत करना चाहिए ताकि वो लोगों को समझ सके। बिल्कुल, कि भाई लोगों की हेल्प करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और समाज में है तो सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो आपने अपने करियर में क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? आप किन तरह के लोगों के साथ काम करते हैं और आपको क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं? आप उनके साथ कैसे डील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? करेक्ट। मेरे को चैलेंजेस ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लेबर, मतलब हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उन साथियों के साथ काम करना था। तो एज का डिफरेंस एक था, तो एक्सेप्टेबिलिटी ये रहती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि लोग ना थोड़ा सा आपको प्रीवियस एक मेरे साथ बैरियर ये था
कि मेरे से पहले जो लोग काम करके गए थे वो लोग बहुत शॉर्ट टाइम काम किया था, उन्होंने साल भर 2 साल या 3 साल काम किया था। अच्छा। और क्या होता था कि जनरली आप लड़की जैसे ही आते हो वहाँ पे काम करने के लिए, तो लोगों के बहुत सारे आपके साथ आपके उनके अपने थॉट्स रहते हैं, क्या काम करेगी, कैसे करेगी, ये भी शायद ऐसे ही निकले। तो वो देखिए, कोई बोले या ना बोले, आपको वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं ना, वो फेस करना पड़ता है। वो फेस मुझे बहुत करना पड़ता था, क्योंकि बहुत लोग जजमेंटल होते हैं, कैसे रहेगी, क्या करेगी, ये भी ऐसे ही करेगी, साल भर आएगी चली जाएंगी, या फॉल्स कमिटमेंट करेंगी। और लोग कहते ठीक है, आइए तो काम करो आप करो, लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए था। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि एक तो सबसे ज़्यादा था एज का डिफरेंस, सेकंड मेरे को एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। पर एक चीज़ है कि सब काम करने निकले और लगा कि नहीं भाई ये काम करना है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि 2-3 चीज़ मैडम मेरी हमेशा एकदम मैंने आज भी वो अपने इसमें रखी है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, मेरी सोशल लाइफ हो, ये हाँ तो ये ना। तो जब मैंने काम किया, चैलेंजेस आए, लोगों ने काफ़ी जज किया, लेकिन मेरे को एक था कि नहीं यार, अब मैं आई हूँ तो काम तो करना है, और काम करना है तो एक लक्ष्य था कि यार आज जो ज़िंदगी है, मतलब मैं आज मेरे जो वर्कर्स भाइयों से मिली हूँ, मेरे ऑपरेटर भाई मिले हैं, ये जो आज है, ये अगर मैडम 6 महीने बाद अगर नहीं बदलते तो मेरा यहाँ होना कोई वजूद नहीं रखता। तो मुझे उस दिशा में काम करना था कि जहाँ मैं इनके लिए बेहतर कर पाऊँ। तो बेहतर करने के लिए हार्ड वर्क तो मेरे साथ था, चैलेंज था कि वो मुझे एक्सेप्ट कैसे करें। और उसमें यह था कि भाई नहीं, जब हम काम करें उसमें बहुत सारी चीज़ें आती, लेकिन हमने उनकी फैमिली से स्टार्ट किया, क्योंकि आप जब तक फैमिली तक नहीं जाओगे तो आप देखिए, कंपनी का तो एक कल्चर सेट है, यहाँ आप देख ही रहे हो, हम यहाँ बैठे हो, यहाँ आपकी पॉलिसी भी है, यहाँ आपके सिस्टम बने हुए हैं, उससे आपकी कंपनी चल रही है। आपको सुबह 7:55 पे आना है, 4:55 पे जाना है, या 4:25 पे जाना है, जो भी है। पर घर में कैसा है, या आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहाँ सिर्फ आयशर के लोग नहीं रह रहे हैं, और भी कंपनीज के लोग रह रहे हैं। फिर जो वर्कर्स आए वो एक ही जगह से नहीं आए, जो लोग हैं हमारे, जिन साथियों के साथ मैं काम करती हूँ, वो किसी डेमोग्राफिक जो है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं का कल्चर लाया है, कोई कहीं का कल्चर लाया है, तो उनके साथ आपको काम करना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेरे को जाके कम्युनिटी में काम करना था, फैमिली के लिए काम करना था। तो मैंने पैरेलली दोनों चीज़ स्टार्ट की मैडम। मैंने उनकी फैमिली के लिए भी काम करना शुरू किया, और कहते हैं ना, अगर डेंगू आएगा तो ऐसा नहीं मैं मेरे घर की सफाई कर लूँ और DDT छिटक दूँ तो मेरे घर नहीं, भाई मेरे पड़ोस का घर भी साफ रहेगा तो मैं बचूंगी ना। तो जब हम कम्युनिटी में काम करेंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे क्षेत्र में, या मैं अपने लिए या अपने लोगों के लिए मैं काम कर पाती। तो मैंने पैरेलली काम किया, और फैमिली के लिए ये कि भाई उनकी वाइफ को कोशिश की कि उनको बेहतर लाइफ की ओर मैं अग्रसर कर सकूं, उनको गाइड किया, मोटिवेट करने की कोशिश की कि नहीं, अब आप लोग जैसे हो इससे बेहतर बनो, क्योंकि कंपनी इतना कर रही है। तो अब आप अपने आप को अपग्रेड करो। आप पढ़ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक का सपना होता है कि नहीं यार मैडम मेरे को ये आना चाहिए। सब में एक हिडन टैलेंट होता है, उसको लेके आए हम। फिर मैंने कोशिश की वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, अदर ट्रेनिंग्स के थ्रू, के थोड़ा फीमेल्स डेवलप हो पाए, उनकी वाइफ थोड़ा सा आगे बढ़ पाएँ। और ये तो मैं को पता नहीं ट्विंकल कि हमारे प्रोग्राम से या उनके इससे, लेकिन हाँ आज काफ़ी लेडीज़ में चेंज आया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं, जैसे हम जब कम्युनिटी में प्रोग्राम कराते हैं तो एक महिला दिवस करवाती हूँ मैं। अच्छा। तो महिला दिवस का प्रोग्राम जो है वो पूरा लेडी करती, मैं सिर्फ बैठती हूँ। आप बात मानेंगे, लोगों को ये सुन के लगता है, और मैं अकेली रहती, लोग सुन के सोचते हैं यार कैसे होता होगा ये, और कम से कम 200 से 250 की स्ट्रेंथ रहती है। पर मैडम एंकरिंग से लेके मेरे गेस्ट आते हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर अथॉरिटी, उनकी वाइफ आती हैं, कंप्लीटली वुमेन प्रोग्राम होता है, कोई सिंगल मेल नहीं होता। वो उनके आने से, उनके वेलकम से लेके उनके जाने तक का वो पूरा प्रोग्राम करती हैं मैम। एंकरिंग वो करती हैं, प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा, प्रोग्राम में क्या होगा, स्किट वो तैयार करती हैं, डांस करती हैं मैडम। डांस कौन, जो अब नानी दादी बन गई हैं वो भी डांस करती है। जब स्टार्टिंग में मैंने उनसे बोलती थी, क्योंकि देखिए आपको ही पता, हम मानते हैं जैसे म्यूज़िक हुआ, गेम हुआ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारी लाइफ में चेंज लाते हैं, पॉजिटिव चेंज लाते हैं। तो ये सब चीज़ में उनको इन्वॉल्व किया। इससे
लगता है थोड़ा उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर बच्चों के लिए प्रोग्राम्स किए, बच्चों के लिए एंटरटेन प्रोग्राम्स भी किए, जिससे बच्चे अपने आप को भी डेवलप कर सके, सोशल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उनके लिए काम किया। हमने करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं। हम करियर काउंसलिंग में उनको हम कोशिश करते हैं कि लाइक 9 to 12 तक के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स करें, जिसमें उनको ये मिल सके। और मैं आपको बताऊं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे जो ऑपरेटर्स भाई हैं, उनके बच्चे, वो वर्कर्स हैं लेकिन उनके बच्चे IITians हैं, डॉक्टर हैं। क्या बात है। यस, अभी राइट नाउ हमारे यहाँ के 7 बच्चे हैं, और जिसमें से 3 अपनी डिग्री कंप्लीट भी कर चुके हैं, और एक तो अभी एक तो वो है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका बच्चा MS कर रहा है अभी। तो हमारे यहाँ के लोगों का वो स्टेटस है, वो सोच है, और मतलब हर क्षेत्र में उनके बच्चे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कर रहे हैं। और उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन पे उन्होंने भी खुद बहुत ध्यान दिया। हमारी भी ये कोशिश रही कि वो एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। जैसे पहले भी हमारी बात हुई कि एजुकेशन प्रोफेशन के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अपने खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो उस पर हमने काम किया। फिर कभी जब लगा कि हमें और कोई ऐसे प्रोग्राम, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हुए या सोशल इश्यूज़ पे कभी काम करना हुआ, उस पे किया हमने। अगर मैं आपसे कम्युनिटी की बात कहूँ तो हमने HIV एड्स को पे भी बहुत काम किया। 2003-4 में मैं जब आया था, मुझे तो कंपनी ने कहा भी था कि शीतल, ये एक ऐसा विषय है कि अगर आप चाहो तो आप काम कर सकते हो, आप चाहो तो आप काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी आपको कि उन्होंने हमेशा मुझे, पर मेरे को लगा नहीं, मैंने कहा ना आपको, आप कभी ये नहीं कर सकते कि मैं मेरा घर साफ रख लूँ और इनका घर खराब कर दूँ, तो वहाँ से आएगा मेरे पास। तो मुझे तो समाज, अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरा घर साफ रहे, मेरी कंपनी में अच्छा रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं समाज से उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने उस पर काम किया। कभी पल्स पोलियो का आया तो उस पर भी काम किया। हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रही थी तो सर ने कहा, हमारी बात हुई कि ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज, तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन मैं आपको 2-3 बताऊं। हम ना इवनिंग में एडल्ट एजुकेशन क्लास शुरू की थी हमने। अच्छा। अभी किसी कारणवश वो इंटरप्ट हो गई है, लेकिन की थी। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक लेडी थी, तो वो, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई, वो बेड रिडन हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं। अब इस लेडी को सिलाई क्लास लगती थी कहीं, पर सिलाई क्लास कैसे जाए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, सिलाई क्लास में भी वो नापना अपना रहता है। तो हमारे यहाँ जब वो एडल्ट एजुकेशन क्लास में आई, उसने जब थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा मैडम, तब उसने सिलाई क्लास सीखी और फिर उसने अपना शुरू करा। तो आज उसका घर चलता है। अब वो शीतल व्यास को नहीं पहचानती है, ट्रूली बता रही हूँ मैं, शीतल व्यास को नहीं, वो कंपनी को, वो कहती है आयशर ने उसकी लाइफ बना दी, क्योंकि कंपनी के थ्रू हमने वो क्लास चलाई थी। सेम एक लेडी ने और बताया कि वो कंट्रोल की शॉप पे गई। तो कंट्रोल की शॉप पे गई मैडम, तो वो थोड़ी सी दिखती थी ऐसी, और छोटी हाइट, और पढ़ते लिखते आता नहीं था। तो वो जाती बेचारी और कहती मेरे को तेल दे दो आप, और कुछ मांगती तो वो कहता हाँ भी तुम साइड में खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो साइन नहीं कर सकती थी, उससे अंगूठा लगवाना था उसको, और उसको मालूम था ये क्या बोल पाएगी। क्योंकि क्या होता है मैडम, पढ़े लिखे लोगों का कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप थोड़ा सा, अगर आप स्मार्ट हो, आपको 4 चीज़ आती है, तो आपकी एक स्मार्टनेस दिखता है। वो लेडी गांव से आई हुई और उसको ऐसा लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, तो उसको हमेशा कंट्रोल, वो हमेशा उसकी आत्मा ना उसको कचोटती थी कि यार ये हमेशा मेरे को साइड में, और उसको मैडम ना हमेशा कहता अभी रुको अभी रुको अभी रुको। उसने अपनी एडल्ट एजुकेशन क्लास में पढ़ाई सीखी, और जब पढ़ना सीख गई तो उसको अपने आप में ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। उसको लगा नहीं अब मैं बात कर सकती, मैं अब बात करने योग्य हो गई। वो कंट्रोल की शॉप पे गई, उसने कहा नहीं आप मेरे को क्यों हटाते हो, मतलब वो बोलना सीख गई। बेसिकली मेरा ये कहना है, इससे वो बोलना सीख गई। और उसने बोला नहीं, जब मैं पहले आई हूँ ना, तो अब मेरे को आज आप पहले ही दोगे, और वो पहले ले। और जिस दिन उसने अपना वो हक लिया और अपना पहले जब लेकर आए, वो जो उसने ज़िंदगी जी मैडम, जो उसकी खुशी थी, और जब उसने ये शेयर किया, वो मुझे लगा ये काम है। सेकेंड चीज़ मैडम क्या होता है आपको बताएं हम, एक प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हम जब ड्रॉपर्स की भी बात कर रहे थे कि आधी से ज़्यादा डिलीवरी कई बार स्लम्स में या गाँव में घर में हो जाती है, तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते। अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते तो स्कूल्स में एडमिशन नहीं होते, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने फाइट की थी थोड़ी बहुत, और कोशिश की कि नहीं उनके बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग बनवाएं, और इसमें नगर पालिका ने काफ़ी सहयोग किया। और फिर उन लोगों का वहाँ से आपकी लोकल कम्युनिटी में टाई अप करा के, और फिर उन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। तो ये भी एक चैलेंज होता है मैडम, करते करते काम करते करते बहुत चीज़ सीखने को मिलती है कि आप घर में डिलीवरी करते हो तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट का एक बड़ा चैलेंज हो जाता है।
फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, तो फिर ऐसे कितने बच्चे थे जो चौथी पांचवी में थे। फिर ये आया कि भाई 12 साल का बच्चा है पर अभी तो एलकेजी भी नहीं पढ़ा है। पर उसमें मैं तारीफ करूंगी कि मुझे मेरी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी, कि बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि 80% लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। तो उस स्कूल में उन्होंने हेल्प की कि नहीं शीतल, अपन कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को इनकी उम्र के हिसाब से भी करें और थोड़ा पढ़ाएं, तो उनको साक्षर करके आगे पढ़ाने लगे। तो वो एक अच्छा अचीवमेंट रहा। और कंपनी की में जैसे जो हमारी कम्युनिटी में हुआ आयशर में, तो जब हमने लेडीज़ के सोशल ग्रुप्स बनाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा, जहाँ पे वो अपनी सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इवन स्पिरिचुअल हेल्थ। आपको बताऊं, हम हमारे प्रोग्राम में हम सुंदरकांड और गायत्री यज्ञ भी कराते हैं, और आज से नहीं 10-15 साल से कराते हैं। क्योंकि कहते हैं ना आध्यात्म से हम किसी धर्म को, ऐसा नहीं कि हम किसी धर्म को प्रमोट, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि धर्म वो होता है जो हमारे वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमको बताता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्यों हमारे लिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं। तो जैसे अगर मेरा धर्म हिंदू धर्म है तो मैं अपने हिंदू धर्म को बढ़ाऊं, पढ़ूं, उसको समझूं, उसको मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक भी है, कहीं ना कहीं वो आध्यात्म से जुड़ के हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाता है। और मेरे को तो हमेशा उसका कई बार प्रैक्टिकल अनुभव भी हुआ, और लोग भी कहते हैं कि इसका अनुभव होता है। तो हमने इन चारों क्षेत्र में काम किया है, एजुकेशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ। क्या बात। और इसी के आसपास हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं, इसी पे हमने काम किया है। हर बार सक्सेस हुए ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ सक्सेस हुए हैं वहाँ हमको पूरा विश्वास हुआ कि नहीं, हम कुछ कर पाए हैं और आगे भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। तो आपने अपने वर्कर्स के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी जॉब को एज अ जॉब नहीं समझा, पर आपने पूरी कम्युनिटी को बिल्ड किया। हाँ, क्योंकि वो मेरे को पैशन भी लगता है। देखिए मैडम, एक चीज़ और होती है जो मैं लोगों से बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि हम उनसे बात ही नहीं कर पाते, लोग कहते हैं वो हमसे बात नहीं कर पाते, तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उनको वो स्पेस ही नहीं देते को बात कर पाए। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि ये सहयोगी होता है मैडम, ताली दोनों हाथ से बजती है। उन्होंने मुझे वो काम करने के लिए क्षेत्र दिया, वेलकम किया, एक्सेप्ट किया, तो मैं काम कर पाई। तो जिन सबके साथ मैं काम कर पाई, मैं तो इस माध्यम से आज आपसे बात करके उनको थैंक यू बोलती कि आज मुझे उन्होंने इतना काम करने के लिए, मतलब मेरा सपना पूरा कर पाई मैं उन सब लोगों के लिए। एंड आई एम श्योर वो भी बहुत थैंकफुल है कि आपने उन सब के लिए इतना किया। होप सो, भगवान करे हाँ शायद ऐसा हो, और मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मैंने कभी उनकी लाइफ में कोई योगदान दिया हो। तो आपके नारी शक्ति को लेके क्या विचार हैं? देखिए, हर नारी को ना स्वावलंबी होना चाहिए। मेरे को एक शब्द से सख्त नफरत है, जब लोग अबला बोलते हैं या बिचारी बोलते हैं। मैं तो सोचती हूँ ये शब्द ना डिक्शनरी से ही हटा देने चाहिए। क्यों कोई इंसान मेरे को आके ये बोले, अगर मैं अगर एजुकेटेड हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है मैडम। मेरे अगर विचार स्पष्ट हैं, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है इन शब्दों की। तो मैं नारी सशक्तिकरण से तो यही बोलूँगी कि ये 2 शब्द हटा दो बस। और मुझे ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है जब लोग ये कहते हैं ना यार उसकी बेचारी की हेल्प कर दो यार उसको, या कोई कहता है ना यार मेरे तो ये नहीं कर सकती। ये क्या होता है? मैं नहीं कर सकती भी नहीं शब्द होना चाहिए। हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने एक जन्म लिया है, मानव का जन्म लिया है, और अगर मेरे से पहले लोगों ने किया है, मेरे से बात करने की लोग क्षमता रखते हैं, तो मैडम मैं भी कर सकती हूँ। तो हर एक महिला जो अपने आप में पूर्ण है, जो वो कर सकती है वो कर सकती है, और उसको करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका युवा पीढ़ी को लेके क्या मैसेज है? मेरा युवा पीढ़ी, हम तो जानते हैं हमारा भारत तो युवा का भारत है ना, शायद 70-30 का रेशो है, तो यंग लोगों का भारत है। तो आज जो भारत है इसको तो हम देखना चाहते, तो निरंतर अब बढ़ता रहना चाहिए, तभी हमारी यंगस्टर्स की जीत है। मैं तो उनको चैलेंज करना चाहती हूँ आपके इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि आज के बच्चे जो सपने में जीते हैं ना मैडम, उनको सपनों से ना प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो समय निकल गया। हर जनरेशन में एक समय बदलता जा रहा है, तो संघर्ष का रूप बदल गया। लेकिन आज शायद कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन प्रणाली, मैं बहुत ज़्यादा तो देखिए मैडम इन चीज़ों को नहीं बोलूँगी क्योंकि जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं वहाँ अपना ज्ञान नहीं दूंगी,
लेकिन जो मेरा अनुभव है उससे मैं कहती हूँ कि हमारे ना थोड़े कुछ सिस्टम्स में चेंजेस आना, जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स में कहीं कुछ त्रुटियां हैं, उनमें लाना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा है, मैं हूँ नहीं उतनी काबिल कि मैं उनको बोलूँ। अगेन एंड अगेन मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मैं किसी की भी चीज़ को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। हर एक व्यक्ति का अपना मान है, सम्मान है, और मैं उनका मान सम्मान करती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। पर अगर इनको कोई तोड़ता हुआ नज़र आता है तो वहाँ तकलीफ होती है हमारी, कि जब इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका ड्राइव, उसका मार्गदर्शन सही होना चाहिए। हमारे युवा, भारत के युवा यानी कौन, जो संस्कार से परिपूर्ण। हम तो कहते हैं हमारा भारत जाना ही संस्कृति और संस्कार के लिए जाता है। और जहाँ आज हम बैठे हैं वो तो माँ अहिल्या की नगरी में हम बात कर रहे हैं मैडम, जहाँ तो हमें ये बात ही नहीं करनी है। वहाँ हर एक युवा में एक ये एनर्जी होनी चाहिए कि मेरे को करना है। मतलब मैं हर एक को बोलती हूँ, कहते हैं ना एज कभी भी बैरियर नहीं बनता, कोई भी चीज़ बैरियर बनती ही नहीं है, हर्डल्स बनता ही नहीं। मेरी सोच मेरे को वहाँ से रोक देती है। आप बताइए, जब हमको कोई कहता है कि हमारा अपना कोई तकलीफ में है, तब हम कैसे पहुँच जाते हैं? तो मेरी ज़िंदगी है, तो मेरी ज़िंदगी को मैं तकलीफ में कैसे डाल सकती हूँ? तो मैं हर एक युवा से कहूँगी भाई ये आपका भारत है और आपको इस हमने यहाँ तक ला के दिया है। तो आप अपने वर्कर्स की सहायता कैसे करती हैं? किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, और आपका क्या मोटिव रहता है उनको करेक्ट करने का? क्या सॉल्यूशंस आपके रहते हैं? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो पहले तो उसको सुन ले। कहते ना आधी तो सुनने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जैसे कभी कोई आता है कि मेरे को मैम मेरे घर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जनरली प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि कम एज में वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब। देखिए, वो कभी भी आदमी खुल के बोल नहीं पाता है, पर जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि वाइफ की तबीयत इतनी ख़राब रहती है तो इधर तो वो ऑफिस करके अपना काम करके जाता है, फिर घर जाए तो फिर वो वाइफ बीमार है, फिर उसको ले तो एक वो बर्डन रहता है। या एक सेकंड चीज़ ये होती है कि इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है। देखिए, दो चीज़ सबसे ज़्यादा जो आती है चैलेंजेस ना, एक इन्वेस्टमेंट गलत मतलब मोबाइल पे खेल रहे हैं हम, या मोबाइल वाले लोन ले लिए हमने, अब हमारी चादर से ज़्यादा ही पैर फैला लिए हैं, अब आप बोल भी नहीं सकते। कई बार जो प्रॉब्लम आती है आदमी बोलता नहीं है, या तो दूसरे का नाम लेके बोलता है या फिर ऐसे बोलता है। दूसरा वो वाइफ की हेल्थ, मतलब हेल्थ इश्यूज बोल सकते हैं नॉर्मली, वाइफ हो या पेरेंट्स हो या बच्चे हों। तो उन दोनों ही चैलेंजेस में मैम देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि ये चीज़ें होती हैं आपकी इच्छाओं पे। मतलब जैसे हेल्थ का है तो हेल्थ के लिए भी आपको सेल्फ अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जबकि आजकल तो सोशल मीडिया है, आपको सब पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसी लाइफ जीनी है। लेकिन हाँ, उनकी बेहतर, कहते हैं ना एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, क्यों हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं भाई ऐसे हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम्स कराना चाहिए। तो हमारी फिर कोशिश रहती है कि हम उस दिशा में ऐसे प्रोग्राम्स करवाएं जहाँ लोग इसकी महत्व को समझ पाएं। एक जानना जरूरी है, लेकिन एक उस महत्व को समझ पाएं कि नहीं, एक हेल्दी हेल्थ से हम कितनों का फ़ायदा कर सकते हैं। तो हम फिर उस दिशा में प्रोग्राम कराते हैं। और ऐसे जब कोई ऐसे प्रॉब्लम आती है, अभी एक रिसेंटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई है, मेरे यहाँ तो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही हुआ है कि एक है जिसने मतलब गलत कदम ही उठा लिया, सुसाइड ही कर लिया। ओह शिट। फिर अभी हमको पता चला कि अभी पूरा पता नहीं है मैम, हाँ सिर्फ सुनाया है, मेरे पास अभी कोई फैक्ट नहीं है कि क्यों उसने सुसाइड किया है। पर जितने मुँह उतनी बातें। मैं तो कई बार बड़ा आश्चर्य करती जब लोग कहानियां बनाते हैं, मैं मरा हुआ आदमी वाकई कहाँ से बता गया इसको कि मैं मरने से पहले सोच, लोग कह रहे थे मरने से पहले वो ऐसा सोच रहा था कि वो ये करे वो करे। तो हम लोग सोचते इतनी कहानियां बनती, पता नहीं वो अपने साथ क्या लेके गया। लेकिन ऑफकोर्स मैं बोलती हूँ 2-3 चीज़ें ही हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो हम हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर वो गलत इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उनको वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी ट्रेनिंग उनको दे पाएँ कि वो कई सही दिशा में अपने इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली ये 2 प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ को परेशान करती हैं, और दूसरे आपके रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, मतलब आप समझ रही हो कि गलत जगह पैसा फंसाना। फिर वो अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो कि भाई आपको गलत की आदत डल जाना किसी चीज़ की, तो उन चीज़ों को। तो आजकल का युवा ये जो नशे में लिप्त हो रहा है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैडम, आज का युवा तो खैर कहने की बात है, ये तो पहले से है कि ये तो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को दे के आ रहे हैं। संदेश तो यही है कि पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर इंस्टीट्यूशंस में, जैसे हम सोच रहे हैं स्कूल्स में है, तो कहीं ना कहीं हमको इंस्टीट्यूशंस में भी वो
प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहां हम बच्चों को सही दिशा दे पाएं। या ये तो क्या एक्चुअली मैडम इसको तो कल्चर में ले लिया है। अभी प्रॉब्लम हमारी ना बहुत बड़ी है, ये छोटी सी नहीं है। जो आपने एक सेंटेंस में क्वेश्चन करा और मैं शायद 2 सेंटेंस में आंसर देने के नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आजकल तो पार्टीज, पब्स स्टेटस सिंबल हो गया है। तो स्टेटस सिंबल हो गया, मतलब मेरे हाथ में नहीं है तो क्या शीतल, तो स्टेटस सिंबल बना लिया है ना। अब इसको कैसे रोकेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो शायद मैं भी उसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं रोकूंगी जरूर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जब मैं कभी लोगों को बोलती हूँ भाई आप दारू पी के गाड़ी नहीं चलाओगे, एज ए सोशल वर्कर जब हम लोगों को रोकते हैं तो लोग बोलते हैं मैडम क्या हम आपके पैसे की पी रहे हैं क्या, आपको क्यों तकलीफ है। तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल सही बात है, आप मेरे पैसे की नहीं पी रहे हो और तेरे को तेरे से भी प्यार नहीं है। तू कल का मरता आज मर और आज का मरता अभी मर, पर जब तू गाड़ी चलाएगा और मेरा अपना तेरी गाड़ी के आगे आ गया ना, मैं इसलिए तेरे को रोक रही हूँ। मेरे को तेरे से कोई लाड़ प्यार नहीं है। देखिए मैडम मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आपसे। लोग गुटखा खाते हैं, देखो क्या मतलब, मैं गुटखा खा रहा हूँ ना, मैं मरूंगा मैं करूँ, मैं बिल्कुल गुटखा खा, पर वो दीवार जिस पे तू थूक रहा है या वो डस्टबिन जिसमें थूक रहा है वो तेरा नहीं। तो मैडम जो चीज आपकी नहीं है ना उस पर आपका अधिकार नहीं है और उसे आप खराब मत और करो। उसको आप खराब नहीं कर सकते। जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था कि यूथ के लिए क्या संदेश, मेरा हर एक यूथ के लिए संदेश है, मेरी जनरेशन, मेरे घर के लिए भी, कि जो मैंने आपको बना के दिया है उसको आप आगे बढ़ाओ। आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो मेंटेन करो, पर डिस्ट्रॉय मत, खराब मत करो मैडम। उसकी परमिशन तो मैं आपको नहीं दूंगी। जब तक मैं हूं या जब तक मेरी ये कोशिश है कि मैं मेरे समाज को, मेरे घर को, मेरी वैल्यू सिस्टम को तो नहीं बिगड़ने दूंगी। आप देखो जो क्रिएटर है ना वही डिस्ट्रॉयर बन सकता है, तो हर किसी को नहीं होती। जैसे हर किसी के बच्चे को मैं नहीं सुधार सकती ना, मैं मेरे बच्चे को सुधार सकती हूँ, इसलिए मेरी आदतें को मुझे सुधारना पड़ेगा। और वो विलिंगनेस, आज हम इतने प्रोग्राम्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, किसको नहीं पता। आप अभी किसी को बिठा लो, इतनी अच्छी बातें करेगा, हो सकता है लोग मेरे लिए भी कह सकते हैं। तो मैं लोगों को इन शॉर्ट कहती हूँ कि बहुत सिंपल सी मेरी कहानी है, शाहजहाँपुर से शुरू होती है, आयशर में ये 23 साल हैं। हम तो इतनी बुलंदी से इसलिए बात करते हैं, इसलिए कहते हैं आदमी को ना अपना बैकग्राउंड भी इतना क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो ना तो एक सेंटेंस में आपकी कहानी शुरू होकर खत्म हो जानी चाहिए। तो कई बार ये होता है कि ये है ना, आपको इनबिल्ट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं और लोगों को बोलती हूँ, लोग कभी बोलते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है मैडम, मरना तो है ही, आज मरे या कल मरे, या क्या फर्क पड़ता। तो मैं बोलती हूँ पहले जी के तो देख लो। जब मैंने कोई लाइफ जी नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कितनी बेहतर हो सकती है। और आपकी लाइफ अगर सिर्फ आपको कंट्रोल करती है, आपको अफेक्ट करती है तो ठीक है मैडम, पर अगर आपकी लाइफ से दूसरे की लाइफ अगर अफेक्ट हो रही, जैसे जब कोई सिगरेट पीता है तो मैं कहती भाई तू सिगरेट पीता पर उसकी धुएं से मेरे को तकलीफ है। इसीलिए हम कहते हैं कि समाज में रह रहे हो तो समाज की तरह रहना पड़ेगा आपको। और एक और चीज जो मैं आज के लोगों को ये बोलती हूँ कि ऐसे शब्द ना वो बोलता है मैडम जिसकी अपनी कोई वैल्यू सिस्टम्स नहीं है, कि मेरे करने से आपको क्या फर्क पड़ता। क्यों हमारे कल्चर्स हमने सेट किए, क्यों हमारे यहाँ ट्रेडिशन सेट है, क्योंकि इन सब का महत्व है भाई, इन सब का महत्व है। तो इनके महत्व को समझो ना। जब मेरे को आपको अगर अकेले रहना है तो आप जाके अकेले लो, संन्यास ले ले भाई, जाओ माउंट एवरेस्ट पे रहो, जाओ बाहर रहो, आप जंगल में रह लो, रह सकते हो? नहीं रह सकते। लोग सिगरेट पीते हैं, वो पीने में नहीं शर्माते, लेकिन लोग हमसे तू उधर क्यों देख रहे हो, क्यों नहीं देखेंगे भैया हम। और इसमें क्या अच्छा है मैडम, आप बताइए क्या अच्छा है। आपकी एजुकेशन कहाँ काम आई? अगर आपकी एजुकेशन आपको सभ्य नहीं बना रही है, आपको सभ्यता नहीं दे रही है, आपको कल्चर नहीं बना रही है, तो आपकी एजुकेशन बेकार है। फिर वही होता है कि एक डॉक्टर छत से कूद के सुसाइड कर लेता है। मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करूंगी, बट कैसे? एक साइकेट्रिस्ट होने के बाद आदमी गलती कर देता है, एक वकील होके क्राइम कर देता है। तो ये सब क्या है? आपकी सभ्यता कहाँ है? तो ऐसे एजुकेशन का क्या काम? तो मुझे लगता है लोगों को एजुकेशन के राइट महत्व को समझना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि आपकी लाइफ आपकी सोसाइटी बना रही, तो आपकी सोसाइटी को मैसेज देना चाहिए। तो मैं तो यूथ को यही कहूँगी कि भाई आपके हाथ में है हमारा इंडिया, और ये चैलेंज है कि जो आपको अभी मिल रहा है उसको मेंटेन करो। मेंटेन नहीं कर सकते तो डिस्ट्रॉय तो मत। फिर आप और हम काम करेंगे। खैर आप भी मेरे से यंग हो, पर मैं मेरे साथ वालों को बोलूँगी हम काम करेंगे, हम रोकेंगे, फिर उनको रोकेंगे। मैं करूँगी, मैं मेरे जैसे लोग, हम लोग मेहनत करेंगे, हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे।
और आई होप मैम कि अच्छा कल्चर है, बच्चे अच्छे। अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बोलूँगी आपको, जनरली एक मिथ भी है मैम, एक गलती भी है। मैंने आजकल के बच्चे देखे, लोग आजकल ये कहते हैं ना कि बच्चे अब थोड़े से डिटेच हो गए हैं, मतलब पहले वाली बात नहीं रही। गलत है मैम, बल्कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, पहले से ज़्यादा अच्छे बच्चे अभी हो गए। आप देखना, वो बोलते नहीं है बस, वो ना आपको जताते नहीं है। पहले के लोग होंगे मुझे नहीं पता, पर आजकल के बच्चे जताते नहीं है। लेकिन आप कभी भी देखो, उनको बोलोगे ना कि आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम में हैं, आप बच्चे आज आपके अभी के, मैंने ये बच्चे देखे, ये चीज़ मैंने अपनी डॉटर में भी देखी, मैंने अपनी डॉटर की फ्रेंड्स में भी देखी है। बट बस ठीक है, थोड़ा कल्चर इन्फ्लुएंस है, शायद हो सकता है जनरेशन चेंज जिसको हम बोलते हैं, कि समय बदल गया है, लोगों का पहनावे के साथ थोड़ा सा चेंज आ गया, वो एक बात अलग है। लेकिन बच्चों में ना बेस नहीं हुआ है, तो वो बेस तो मेरे जैसे, मतलब हमारी जनरेशन, हम पेरेंट्स की जवाबदारी, बहुत बड़ी जवाबदारी, कि उनको हम ये समझाएं कि ये धरोहर है बेटा, ये ऐसा नहीं कि आज है और कल, ये धरोहर है। तो हमारी कुछ अच्छी धरोहर, हमारी कल्चर है, हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, जो हम ही उनको सिखाएंगे, और हमारा दायित्व है कि हम उनको सिखाएं, और हम कोशिश करेंगे कि यूथ उस पर चले। तो आप तो एक सोशल वर्कर हैं, आप सबको साथ में लेके चलते हैं, आपका काम है लोगों को प्रोग्रेसिव करना, बट हम एज अ नॉर्मल लोग, हम कैसे इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं और हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? आप कंट्रीब्यूशन से देखते हो मैम, अपना काम ईमानदारी से करके कहते हैं ना कि अपना काम भी ईमानदारी से करना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी चर्चा चल रही थी किसी से, तो हमसे किसी ने कहा साहब ये गलत है, वो गलत है। अभी आप जब कभी सरकारी दफ्तर में हम जाते हैं, मैं एक बार गई थी किसी से, तो उसने मेरे को ऐसे ही टाल दिया, बोले मैडम पेपर ख़त्म हो गए। अब मुझे उस दिन समग्र आईडी चाहिए थी, मैंने उसको बोला ला मैं पेपर ला के दे देती हूँ। तो क्या होता है ना मैडम, आप जो काम जिस क्षेत्र में कर रहे हो ना, उसको रियलाइज भी कराना पड़ेगा। लोग नहीं कर रहे ना, उनसे करवाना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद। अब ये पता नहीं मैडम, मेरा बोलना सही है, मेरा बोलना गलत है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, काम करना और कराना। तो एज अ सोशल वर्कर आप आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में तो पूर्ण है, पर अगर मैं समाज सेवा की बात करूं, तो एक तो वो मौका ना छोड़े जब आपको कभी कहीं कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले, दिल से। क्योंकि मैंने एक छोटा सा, कहीं मैंने आपसे भी कहा कि एक अच्छा श्रोता जब भी होता है जब एक लिसनर, मैं सुनती बड़े अच्छे से। किसी ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप इंटरेस्ट पे, आपको कभी अपने आप को जज करना हो, मैं कैसा इंसान हूँ, तो आप कैसे जज करेंगे? ट्विंकल बताइए आप, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने आप को कितना रेटिंग देंगी 10 आउट ऑफ, तो कैसे मानेंगे आप एक अच्छा इंसान है? यही कि मेरे आसपास के लोग कितने सेटिस्फाइड है मुझसे, या मैं खुद कितनी सेटिस्फाइड हूं। सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी को तकलीफ में देख के अगर आपको तकलीफ हुई, मतलब तो मेरी इंसानियत जागरूक है, और मैंने अगर उसको ऐसे छोड़ दिया, तो अभी मेरे को इम्प्रूवमेंट करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हो, मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमें किसी क्षेत्र में, मैं हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे काम करना है। अभी एक बार प्रवचन में मैंने सुना था, किसी ने बोला कि लोग कहते हैं मेरे भगवान है, तो सबने बोला भाई कैसे पता चले? तो आपने कभी सुना होगा, मुझे मालूम, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो आप कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो ना, तो आप कभी भी देखना, आप जब भी कृष्ण भगवान की सेवा करोगे आपको रोना आ जाएगा। उसको ये कहते हैं कि आपके ना भगवान के साथ, अब ये देखिए, ये स्पिरिचुअल बात है, जो समझता है वो समझता है, जो नहीं समझता वो इसको सोचेगा कि क्या बात है, लेकिन ये फैक्ट है मैडम। आप कभी भी कृष्ण भगवान की पूजा करिएगा, आपको आंख में आंसू आ ही जाते हैं, उनका रूप ही ऐसा है। इसीलिए आप जब एक अच्छे इंसान हो ना, आप कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। आप और मैं बात कर रहे हैं, हम कभी गॉसिप में किसी की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने को बेहतर बना के आपको नीचा दिखाई नहीं पाऊंगी अगर मेरे वैल्यू सिस्टम या मेरे संस्कार अच्छे हैं, या मेरे को ये लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैडम, अगर मेरे को पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जो मैं कर रही हूँ मेरे को विश्वास है, तो मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं ना कि मैं किसी को गिरा के आगे बढ़ूँ। मेरे को पता है मैं एक दिन वहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं हो सकता है आपसे बाद में पहुँचूँ, पर मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जो कर रही हूँ उसे। तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट ए सोशल वर्कर, अगर आप किसी को तकलीफ में देखें तो उसकी तकलीफ दूर जरूर करें, क्योंकि कभी भी सोशल वर्क का मैटर मेरे को पैसे से या गरीब से या इससे नहीं लगता। ज़रूरत, जैसे एक बुजुर्ग है, उनको ज़रूरत पड़ सकती है,
एक प्रेग्नेंट लेडी है, कई बार हम देखते हैं कि वो बाइक पे जा रही होती है, धूप में बंदा लेके जा रहा होता है, और कई बार हम देखते हैं कई जगह होता है पानी की व्यवस्था नहीं होती है। मैंने देखा है कई बार ये छोटी, जो कई बार बच्चे होते हैं चप्पल नहीं पहनी हुई होती है, या चप्पल टूट गई होती है, या मैंने कई बार देखा लोगों के पर्स चोरी हो जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, और बड़े बड़े तो काम हो ही रहे हैं एनजीओज में। जैसे ये ऐसा नहीं कहते हम सोशल वर्क मतलब चैरिटी नहीं होती, उसको पैसे लोग समझते हैं सोशल वर्क मतलब पैसा दे के चैरिटी कर दो, नहीं। सोशल वर्क का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। आप किशोरी बालिकाओं के लिए काम कर सकते हो, आप सुधार गृह में काम कर सकते हो, आप ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर सकते हो, आप फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए काम कर सकते हो, ओल्ड एज होम्स, आप ओल्ड एज होम्स हैं तो आप उनके लिए। तो बहुत अच्छा है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और ये सब कुछ जो अभी है कि लाइक आपको आपके पेरेंट्स को ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स में भी सुधार आना चाहिए। कई बार लोग अपने बच्चों को भी छोड़ जाते हैं हमारे, ऑर्फन एजेस हैं, ऑर्फन होम्स हैं। अच्छा, इन सबसे अच्छा हटके एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है कि लाइक अभी जो ट्रैफिकिंग वाला जो मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं शायद इंदौर भी रेड अलर्ट जोन में ही आता है, तो हमें अपने आप को अलर्ट रखना है। मेरी कई बार इच्छा होती है ऐसे कि देखिए हर चीज़ प्रशासन नहीं कर पाएगा, ये आप और मैं भी जानते हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा। जैसे मेरी भी एक क्षमता है, मेरे सपने बड़े हैं लेकिन मेरी एक क्षमता है, ऐसे हर एक प्रशासन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद अगर हम वन वे इन अनदर वे किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से अगर उनकी हम हेल्प कर पाए तो हम वो हेल्प जरूर करें, छोटी या बड़ी। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो कभी बार कोई कहता है मेरे करने से क्या होता है, तो मैं कहती हूँ अपने ही करने से होता है। तो हम वो सब काम करें जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन मिले, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा समाज सेवा हो पाएगी। और अगर हर इंसान सिर्फ एक इंसान की भी मदद कर दे तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो सकती है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर कैसे बना सकती हैं? अभी मेरा बहुत फ्रिक्वेंटली में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन रहा है कि अभी क्या है, लड़कियां यंग अलग अलग जगह से आती हैं जहाँ हब होता है काम करने का। जैसे पीथमपुर एक क्षेत्र है, इंदौर में लोग बहुत आ रहे हैं काम करने। पर मैडम पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात, मेरे को एक बात बड़ी कसौटती है। मैं जब उन लड़कियों से मिलती हूँ, मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ बेटा आप घर से बाहर निकले किसके भरोसे? वो मेरे को है ना, उनने बताया था कि वहाँ चले जाओ तो नौकरी मिल जाएगी। अच्छा कोई बात, आप जहाँ आए हो वो कहाँ नौकरी, आप इंटरव्यू देने कहाँ आए हो? नहीं मालूम। अच्छा यहाँ जहाँ इंटरव्यू देने वाली कंपनी क्या बनाती है? नहीं मालूम। आप किसके पास रह रहे हो? वो मेरे भैया रहते ना, उनके पास रहती। वो मेरे जियाजी है ना, मैं उनके पास रहती हूँ। अच्छा कहाँ मकान नंबर है, क्या गली नंबर है, कुछ नहीं मालूम। मतलब मैं घर में बैठी थी, मेरे को कमाने, किसी ने बोला अब यहाँ क्या कर रही है, चल कमाएंगे, वहाँ मिल जाएगा तो लड़के। मैडम सबसे ज़्यादा आज की दिक्कत ये है कि लोग अवेयर ही नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं खुद के लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो वो समाज के लिए। मैं मतलब सॉरी टू से, बट मेरे को इतना आश्चर्य होता है कि भाई आप निकले तो आप अपने भरोसे निकलोगे ना मैडम, कि मैं निकलूँ तो मैं सोचूं नहीं भाई ये भी मिल जाएगा तो हेल्प कर देगा, ये मेरे को नौकरी दिला देगा, ये नौकरी में मेरी ये प्रॉब्लम्स नहीं, क्यों कर देगा? मैं घर से निकली हूँ ना। लड़कियों को सब पता होता है, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, मैंने देखे। तो स्मार्टफोन में आप क्या देखते हो मैडम, मेरे को बताओ, फिर क्या देखते हो आप ये नहीं देख सकते। अगर आप प्रॉब्लम में आए तो आपके पास 100 डायल होना चाहिए, 1098 आपके पास होना चाहिए, आपके पास एम्बुलेंस के नंबर्स के भाई मेडिकल इमरजेंसी। मैं लोगों को बोलती हूँ आपको मकान लेना चाहिए तो क्या देखना चाहिए? बोले मकान में हमको देखना चाहिए कि किराया पूरा पड़ जाए और हाँ अंदर सब व्यवस्था बन गया। आपको मकान लेते समय ये देखना चाहिए कि मेरे घर के पास मेडिकल सुविधा कितनी दूर है, या रात बेरात में मेरे पास मेडिकल शॉप्स कितने आस पास, क्योंकि आपको एक ही चीज़ जान बचाएगी ना, और क्या बचाएगी? खाना जोमेटो आके दे देगा, दूसरी चीज़ आपको मिल जाएगी, गाड़ी आप पड़ोस की ले लोगे, लेकिन मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा के लिए आप, तो जब भी आप आपके घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको रेडी होके निकलना, मेरे ऊपर किसी के ऊपर निर्भर होके नहीं निकलना। और ये आज सबसे बड़ी गलती, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बस आ गए बस, उनको ऐसा लगता है कोई भी हमको बता, और तभी ये लोग भटकते हैं मैडम।
और तभी आप कह रहे हो ना, नशे में हो जाना, गलत काम करना, ये रील्स बनाना, आप क्या सोचते हो? आप मेरे को कई बार लोग बोलते हैं यार शीतल, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही, ऐसे जनरली लोग बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं शीतल यहाँ नहीं, मैंने कहा किसको इंटरेस्ट है मैडम आपकी शक्ल देखने की, तो मैं ऐसे करके, अच्छी बात है, आप बहुत शौक, अच्छी चीज़ है, मतलब मैं उसको बुरा नहीं बोलती हूँ, अच्छी चीज़ है, पर भाई आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ अपलोड हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसको कौन देख रहा है, इसका कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ इसका मिसयूज़। मैं अपनी बेटी के लिए भी सेम चीज़ बोलती हूँ कि बेटा आप कहाँ कर रहे हो, आपको कैसी ड्रेसिंग करनी है, आपको अपने आप को कैसा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सब कुछ आपको समय और परिस्थिति और जगह देख के करना है। आप हर जगह शॉर्ट पहन के तो नहीं जा सकते हो, हर जगह आप फॉर्मल, हर जगह कैजुअल तो पहन के नहीं जा सकते हो। तो ये जागरूकता कौन देगा मैडम? ये तो आप में खुद आनी चाहिए ना। तो आपको भी पता है, मैंने अभी एक एग्जाम्पल देखा, बुरा लगेगा किसी को, एक मैडम मतलब लड़की पूरी टिप टॉप, मतलब उसको सब मालूम है, उसको पार्लर का ज्ञान है, उसको ड्रेस का ज्ञान है, उसको जूते कैसे पहनने उसको सब पता है, लेकिन वो क्या करना चाहती है, उसने ये कोर्स क्यों करा है, अच्छा यहाँ नहीं हुआ तो उसने कोर्स की फील्ड ही बदल दी, मतलब दिशाहीन। तो दिशाहीन लोगों को कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी मैडम। और ऐसे ही लोग हैं जो कहीं डाइवर्ट होंगे और ये हमारी भी तकलीफ बढ़ाएंगे और खुद की भी तकलीफ बढ़ाएंगे। तो मेरा इन लोगों से हम ये कहना है, आप घर के बाहर पैर निकाल रहे हो तो आप अपने बलबूते पे निकालो। यहाँ कोई नहीं बैठा है, मैं हेल्प करूँगी पर मैं साथ तो नहीं चल पाऊंगी। तो इतना इनको इंडिपेंडेंट होके निकलना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या नौकरी करनी। यार मेरे फार्मा में इंटरेस्ट है, मैं फार्मा में जाऊंगी, मेरी टेक्सटाइल में, मैं टेक्सटाइल में जाऊंगी, मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगी, मेरा कहीं और है, मेरे को एयर होस्टेस बनना है, मैं होस्टेस। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ नहीं हुआ, अच्छा तू बता दे मैं जो कर लूँ। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसको आत्मनिर्भर कहते हैं, इसको कहते हैं कि मैं अपने बलबूते पे बाहर निकलूं। फिर लड़कियां कहती मेरे को इसने छेड़ दिया, मेरे को इसने बोल दिया, बोलेगा। आपने मौका दिया तो उसने मौका ले लिया, आप मौका नहीं दोगे कोई मौका नहीं लेगा। तो ये सशक्त है। आपको खुद से अपने आप को ये सामने वाले को बताना पड़ेगा कि ये मेरा दायरा है, आपको 2 फीट दूर रह के ही मेरे से बात करनी है। अच्छा मैडम मेरे से गलती हो गई, ये मेरा काम नहीं है, सॉरी मैं ये नहीं करूँगी। नहीं मैडम आप जो बोलोगे वो कर लूँगी मैं, ये क्या होता है? मैं ड्राइव करूँगी आपकी लाइफ क्या? नहीं, मैं मेरी लाइफ खुद ड्राइव करूँगी। तो ये सब चीज़ें ना मैडम आपको इनबिल्ट होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। नहीं तो आपको अगर कोई अच्छा गाइड मिल गया, मार्गदर्शक तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आपका क्या होगा उस समय, फिर कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? समाज है, घर है, परिवार है, प्रशासन है, वो भगवान मालिक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप निकलें, आप इंडिपेंडेंट निकलें। आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर ऑटो नहीं मिला तो मेरे को पैदल जाना है, पैदल नहीं मिला तो मुझे ट्रेन करनी है, ट्रेन नहीं तो बस, पर मुझे कैसे उस लक्ष्य तक पहुँचना है वो आपका अपना निर्णय होना चाहिए। आपको स्वावलंबी होना चाहिए। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।